गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 4 का। आज का जो टॉपिक है बेटे वो रहेगा डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन कंसंट्रेशन। भी अभी तक बेटे जो हमने ये चैप्टर किया केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आपने देखा भी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके बारे में हमने स्टडी किया, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो तो डिक्रीज होती है, जबकि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ की बात करें, आप एक ग्राफ ड्रा करते हैं। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि ये बेटे क्या है, टाइम, और यहां हम लेते हैं कंसंट्रेशन। ये अपना है रिएक्टेंट R और ये है प्रोडक्ट P। तो टाइम जो है बेटे आपका क्या है, 0। और जैसे जैसे टाइम स्टार्ट करेंगे आप, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू करती है। लेकिन जब टाइम 0 है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन अभी नहीं हुई है। तो टाइम 0 पे जो अपने पास बेटा रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, हाई रहेगा एट टाइम 0। किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी और जो टाइम है वो 0 से इंक्रीज कर जाएगा, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है भी जो कंसंट्रेशन है जितनी ज्यादा हाई होगी उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उतना ही ज्यादा माना जाएगा। तो अब जब हम कह रहे हैं भी टाइम बढ़ा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज हुई। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हुई, डिक्रीज हुई। लेकिन जब टाइम 0 से आगे बढ़ गया तो जो प्रोडक्ट है वो बनना शुरू हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू होगी इस तरह से। तो जो रिएक्टेंट है उसका तो जो रेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि जो बेटे प्रोडक्ट है उसका जो रेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भी जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो देखिए बेटे डिक्रीज कर जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो हमने क्या कहा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका रेट क्या होता है, ज्यादा। तो हम यहां से दो ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं और जो कंक्लूजन निकलेगा, फर्स्ट आपने देखा भी एट टाइम 0 जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाई है, क्योंकि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसमें भी लार्ज चेंज नहीं आया है और जो प्रोडक्ट है वो बना ही नहीं है। जबकि हम कहेंगे टाइम टी के बाद जब टाइम चेंज हो गया 0 से, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, इसलिए जो उसका रेट है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है बेटे वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाती है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि आप एक लकड़ी के टुकड़े को जलाते हो। हम क्या करते हैं, एक लकड़ी के टुकड़े को बर्न करते हैं और उसके लिए आप 20% ऑक्सीजन देते हैं। तो वहां पर जो हमारे पास ये पता है भी कोई भी चीज बेटे बर्न करेगी तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में करती है। तो हमने क्या किया, वहां पे लेस अमाउंट लिया, 10-20% लिया, तो जो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या होगी, उसका जो रेट है वो कम होगा। लेकिन अगर उसी को हम करते हैं कि एक तो आपने 20% ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया और एक आप क्या कर रहे हैं, 100% जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में करेंगे, तो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो बहुत तेजी से जलेगा, जो उसका रेट है वो बहुत हाई होगा। तो ये चीज रहेगी हमारी किसके लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए। अगर हम गैस की बात करें बेटा, तो गैस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन गैस फेस
जो इंक्रीज इन प्रेशर है ऑफ द रिएक्टेंट वो बेटे किसके कारण होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि बेटे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं पर यूनिट टाइम वो उसके अंदर इंक्रीज करते हैं, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या करेगा, वहां पर इंक्रीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसे हम रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे बढ़े। तो ये अपना था। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट बेटे जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इसके अंदर देखिए क्या है भी, जो बेटे रिलेशनशिप होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है और जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है उसके बीच में। तो इसके बारे में हमें जो नॉर्वेजियन के साइंटिस्ट थे, दो केमिस्ट थे, टू नॉर्वेजियन केमिस्ट, एक तो थे बेटे गॉल्डबर्ग और सेकंड थे वेज। इन दोनों ने 1867 में इसके बारे में बताया भी जो रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बारे में। तो इस रिलेशनशिप को बेटा नाम दिया गया था लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहा गया, ये कहा गया भी एट गिवन टेम्परेचर, एक दिए हुए तापमान पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट ए गिवन टेम्परेचर, एक दिए हुए तापमान पे द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द molar concentration of the reactants। भी जो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए मान के चले, जैसे एग्जांपल, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन A प्लस B, इट गिव, जो A प्लस B है वो अपने को क्या दे रहा है, 2AB। ये अपने को क्या मिल गया बेटा, प्रोडक्ट मिल गया। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A और B के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो रेट इज इक्वल टू K इंटू में A और B। हम देख रहे हैं कि यहां जो A का कोएफिशिएंट है वो 1 है, B का कोएफिशिएंट भी 1 है, और यहां पर भी आप कह सकते हैं 1 1 1 1। तो ये क्या है, जो हमारी मोलर कंसंट्रेशन है जिनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हम 1 1 मान रहे हैं, तो वो इसके बराबर आएगी। इसमें अब आप देखें भी जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा, और जो A और B है हम क्या कहेंगे, वेयर K इज proportional की constant and A B is molar कंसंट्रेशन। ये क्या कहलाएगी, मोलर कंसंट्रेशन कहलाएगी इसके अंदर। अब देखिए बेटे, हम ये कहते हैं भी जो अपने पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है इसको रेट कांस्टेंट भी नाम दिया जाता है। तो अगर हम रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि इफ
A equal to B equal to 1, देन जो रेट है वो K के इक्वल हो जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो यहां अब हम जो रेट कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। डेफिनेशन देखिए बेटा क्या रहेगी इसके अंदर। आप कहेंगे भी रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, भी जो रेट कांस्टेंट है में बी डिफाइंड एज रेट कांस्टेंट इज ऑलवेज equal to rate of reaction when molar concentration of reactant is taken as यूनिटी। भाई हमने मोलर कंसंट्रेशन को बेटा यूनिटी मान लिया, तो अपना जो रेट कांस्टेंट है देखो वो किसके बराबर आ गया? रेट के बराबर आ गया। तो ये डेफिनेशन रहेगी। तो इसी के बेस पे जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इसको हम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं। तो ये आपकी क्या रहेगी? रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन रहेगी। तो इसके बेस पे जो बेटा रेट कांस्टेंट है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटे देखिए रेट कांस्टेंट के, इसमें क्या है भी हमने कहा भी जो रेट कांस्टेंट है उसकी सहायता से किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम जो रेट है बेटे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये कहा गया भी जो रेट कांस्टेंट है इज मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में सहायता करता है। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट के की वैल्यू लार्ज होगी फास्टर इज रिएक्शन। जो हमारी रिएक्शन है बेटा वो उतनी क्या होगी? फास्ट होगी। जबकि हम ये कहें भी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जितनी ज्यादा स्मॉल होगी स्लोअर इज द रिएक्शन, उतनी रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी। फिर सेकंड पॉइंट भी जो डिफरेंट रिएक्शन है उनमें बेटे जो रेट कांस्टेंट है मींस जो के है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो जो डिफरेंट रिएक्शन है हैव डिफरेंट रेट कांस्टेंट दैट इज वैल्यू। फिर थर्ड है बेटा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम ये कहते हैं जो रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके लिए? कंसंट्रेशन का। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। फोर्थ पॉइंट में भी एट फिक्स टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को बेटे क्या करते हैं? फिक्स कर देते हैं, तो जो वैल्यू ऑफ के है वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। एंड ये जो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो ये क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उस रिएक्शन का। और अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो ये वैल्यू भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। इट विल चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 4 पॉइंट रहेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रेट कांस्टेंट के उसमें। तो अब बेटा बात आ जाती है डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। भी रेट ऑफ रिएक्शन और जो रेट कांस्टेंट है उनमें डिफरेंस क्या होता है? जो डिफरेंस है वो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में वो है बेटा, जैसे फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, इट इज द स्पीड विथ विच रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। भी वो स्पीड जिसके साथ जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट में। तो इट इज मेजर्ड एज द रेट ऑफ डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम इसको मेजर करेंगे। जबकि जो रेट कांस्टेंट है
इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है इन रेट लॉ और इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी। जैसे हमने अभी डेफिनेशन किया था भी जब हम मोलर कंसंट्रेशन को बेटा यूनिटी मान लेते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। फिर हम बात करें सेकंड पॉइंट की भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि जो रेट कांस्टेंट है ये इंडिपेंडेंट होता है जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन में इट्स यूनिट्स आर ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकंड। इसकी जो यूनिट्स हैं वो हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड रहेगी, जबकि बेटा जो रेट कांस्टेंट है इसकी जो यूनिट्स हैं वो डिपेंड करेंगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे भी जो हमारे पास रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है तो उस पे वो क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो ये अपना क्या रहेगा? इसमें डिफरेंस रहेगा रेट लॉ में और जो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है। इसके बाद आ जाता है बेटा रेट लॉ किसे कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है बेटे रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे कि अभी हम पढ़ के आए हैं बेटे, तो देखिए हमने पढ़ा भी कोई भी रिएक्शन है जो वो मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है और एक्चुअली वो कितनी वैल्यू पे डिपेंड करती है इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल वर्क करना पड़ता है। तो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं भी कितने अमाउंट पे वो डिपेंड करती है। इसके लिए आप कंसीडर करते हैं, कंसीडर एक इक्वेशन है बेटे 2NO2 प्लस F2। ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है और ये बेटे क्या है? गैसियस फेस में है, दोनों किसमें है? गैसियस फेस में। और ये कंबाइंड होके आपको देती है 2NO2F जो कि गैस है। तो इसके लिए जब हम क्या करेंगे? रेट लॉ एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो देखेंगे। तो बेटा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिपेंड्स ऑन NO2 एंड F2। किस पे डिपेंड करेगी वो? NO2 पे और F2 पे। इसलिए जो रेट है इस गिवन इक्वेशन के लिए वो क्या होगा? K इंटू में NO2 इंटू में F2। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर 2N2O5। ये भी अपने पास बेटा क्या है? जो N2O5 गैसियस स्टेट में, और जब इसको डीकंपोज करोगे तो ये देगा 2NO2 प्लस में अपने को देता है O2 जो कि गैस है। इसमें जो इट डिपेंड्स ऑन N2O5, किस पे डिपेंड करेगा? N2O5 पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन N2O5 2 इसके ऊपर। देखिए इससे ये पता चला भी हमारी जो इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन जो हम ले रहे हैं उसमें एक्चुअल में जो आपके रिएक्टेंट टर्म है सिर्फ उसी पे जो हमारे पास रेट है वो डिपेंड करता है, ना कि जो बैलेंस्ड वैल्यू है। जैसे इस इक्वेशन में हमने देखा भी जो N2O5 है वो 2 दे रखे हैं, तो हम इस पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम ओनली जो N2O5 है इस पे डिपेंड करेंगे। तो इसके लिए जो रेट है आपका, रेट हो जाएगा K इंटू में N2O5। तो अपने पास ये वैल्यू जो है इक्वेशन इसके अंदर आएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। इसको क्या नाम दिया जाता है? रेट लॉ कहा जाता है। तो इसके लिए बेटे हमारे पास और भी कोई इक्वेशन हो सकती है। जनरल रिएक्शन तुम ले सकते हो, जैसे A प्लस B प्लस C और ये आपको देती है प्रोडक्ट। तो यहां पर जो रेट आएगा K इंटू में A की पावर A, B की पावर B और C की पावर C, इस तरह से बेटे इसको लिखा जाएगा। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं A, B, C, ये क्या है? इसकी जो कांस्टेंट नंबर्स हैं और जो पावर्स ऑफ द कांस्टेंट रिएक्टेंट है A, B एंड C। तो इसके बेस पे जो इसकी डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? तो जो डेफिनेशन है बेटा देखिए, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
विच डिनोट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो डिनोट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, जो उसके कोफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्री, उसको उसकी पावर की फॉर्म में हम बेटा क्या करेंगे, विच में और मे नॉट बी सेम, जो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, एज द स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है रिएक्टिंग स्पीसीज का इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बेटे हम ये नहीं कह सकते भी कोई भी जो रेटला एक्सप्रेशन है वो इजी होता है, वो बेटे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम लेके चले भी कोई भी एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं और उस सिंपल रिएक्शन के लिए हम जब रेटला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बेटे वो डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास है H2 गैस, I2 गैस, ये देता है 2HI, और इसके लिए जब आप बेटा रेट लिखेंगे तो वो बिल्कुल सिंपल आएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू H2 इंटू में I2। वेयर एज हम इसी तरह की एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, H2 Br2 2HBr, लेकिन जो ये रिएक्शन हम ले रहे हैं बेटे H2Br2 और 2HBr, इसमें जो रेट एक्सप्रेशन है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। इसमें जो हमारे पास रेट एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। कैसे होगा डिफरेंट, इसके लिए जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू में आप देखेंगे H2 इंटू में Br2 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस KB इंटू में HBr डिवाइडेड बाय Br2। तो देख सकते हैं दोनों रिएक्शन बेटा सिमिलर है, लेकिन इसका जो रेट एक्सप्रेशन है कितना इजी है और इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए कहा जाता है भी जो रेट एक्सप्रेशन है वो बेटे डिफरेंट है, जितना हम मान के चल रहे हैं उतना वो सिंपल नहीं होता है। तो हमने देखा भी कोई भी जो रिएक्शन हम देख रहे हैं रेट लॉ में, एक्सपेरिमेंटली हम बेटा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसकी जो पावर होती है उसको छोड़कर हम जो उसके रिएक्टेंट टर्म है उस पर डिपेंड करते हैं और उससे पता चलता है भी वो जो रिएक्शन है उसका रेट कितना है, कितनी टर्म्स पे वो डिपेंड कर रहा है। तो इसी के बेस पे अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसमें हम यही देखेंगे भी कितनी टर्म्स पे हम डिपेंड करते हैं तो उस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो उतना ही माना जाएगा। तो इसको हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।